हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फॉर लाइफ प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने ब्लड के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो किसके माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में पहुँचता है, या किसके माध्यम से हमारी पूरे शरीर में मूव करता है, चलता है, और किसके द्वारा इसका प्रोसेस होता है। ये सब हम देखने वाले हैं आज। तो हम देखते हैं आज हार्ट के बारे में। तो हार्ट हमारा है, हृदय जो हमारा है एक पंपिंग अंग है। हृदय किसी भी जंतु के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हमारा हृदय है वो किसी भी जंतु के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है, पंप के रूप में कार्य करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह एक पेशीय संरचना है। देखा जाए तो हृदय किसी भी जंतु के शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। तो यह एक जो होता है हमारा पेशीय संरचना होती है, जो मानव शरीर में जीवन पर्यंत क्रियाशील रहती है। जो हमारा हृदय है मानव के शरीर में पूरी जीवन या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। हृदय का जो हमारा धड़कना है या पंप करना है, ये तभी बंद होता है जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है उसकी, तभी ये बंद होता है। मानव शरीर में जो हृदय है बछगुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य तथा डायफ्राम के ऊपर की ओर स्थित होता है। डायफ्राम हमारा फेफड़े के नीचे होता है, जस्ट उसके ऊपर ये स्थित होता है बछगुहा के मध्य में। यह एक जो होता है कोण रूपी संरचना। जब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक कोण रूपी हमारी संरचना है। और जो संरचना हमारी कोण रूपी है, जिसकी कोण की नीचे की ओर स्थित होती है, और कोण भाग जो होता है हमारा बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसी कारण हृदय मध्य में स्थित होकर थोड़ा सा बाईं ओर पाया जाता है। जो हृदय है तो इसकी संरचना हम सामान्य तौर पर कहते हैं यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो हमारा हृदय है वो एक बंद मुट्ठी की तरह की संरचना होती है। हम देखते हैं कि जो हमारा सामान्य मानव का हृदय होता है लगभग वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 300 ग्राम वजन का होता है। हृदय एक बाहरी आवरण पेरिकार्डियम के द्वारा ढका हुआ होता है, जो कि बाहरी आघातों से बचाता है। जैसे किसी प्रकार की चोट लग गई तो चोट से हमारे हृदय को जो पेरिकार्डियम को भरा हुआ होता है वो हृदय के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसके कारण वो बाहरी आघातों से हृदय हमारा बचता है, उसे चोट नहीं लगती है या किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। फिर देखते हैं हृदय के हमारे कार्य क्या होते हैं। हृदय के जो हमारे कार्य हैं, ये हृदय का जो मुख्य कार्य है एक हमारा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को या शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं, तो शरीर के सभी अंगों तक ले जाना तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त को वापस लाना। ऑक्सीजन विहीन मतलब जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उस रक्त को हम ऑक्सीजन विहीन या फिर अशुद्ध रक्त बोलते हैं। उसे वापस लाना होता है। आगे हम देख लेते हैं इसके कार्य जो और भी हैं कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को एकत्रित करना तथा विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। जब हमारा फेफड़ा रक्त को जो शुद्ध करता है या ऑक्सीजन से भरपूर होता है, तो उस रक्त को या अपने अंदर स्टोर करके पंप करता है। फिर जो वापस आने की प्रक्रिया में जो अशुद्ध रक्त है उसे वापस लेकर आता है। और ये प्रोसेस हृदय के द्वारा ही किया जाता है। अशुद्ध रक्त को बॉडी के अंगों ऊतकों तक पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को ऊतकों से वापस लाना, ये हृदय का काम होता है। तो हम आगे इसकी देख लेते हैं कि हृदय की जो हमारी संरचना होती है, तो हृदय की संरचना कैसी होती। तो जो हृदय होता है हमारा, जो मैंने बताया कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो एक सामान्य तौर पर ये जो मानव का हृदय है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पर लिखा भी कि इसके 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो दाईं तरफ होते हैं उन्हें हम दायां आलिंद बोलते हैं, जो बाईं तरफ होते हैं बायां आलिंद बोलते हैं। और 2 निलय भी होते हैं, जो कि एक दाईं तरफ होता है उसे दायां निलय, जो बाईं तरफ होता है उसे बायां निलय कहते हैं। दायां बायां आलिंद एक दूसरे पेशीय पट्टी के द्वारा अलग रहते हैं। जो आलिंद होते हैं हमारे वो एक पेशीय पट्टी के माध्यम से एक दूसरे से अलग रहते हैं। इसकी वजह से जो हमारा शुद्ध रक्त या और वह अशुद्ध रक्त एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता है। तो आगे हम इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके 4 चेम्बर हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ 4 चेम्बर है। यहाँ से जो इसके ऊपर का पार्ट है इसे हम आलिंद बोलते हैं। जो दोनों तरफ ऊपर का पार्ट है ये दायां आलिंद है और हमारा ये बायां आलिंद है। फिर इसके नीचे वाले पार्ट को हम निलय बोलते हैं। तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम दायां निलय कहते हैं और इसे हम बायां निलय कहते हैं। निलय के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ब्लड कैसे आता है। अशुद्ध रक्त ब्लड किधर होता है, शुद्ध रक्त ब्लड किधर होता है। तो जो हमारा शुद्ध रक्त होता है
शुद्ध रक्त हमेशा हमारा दाएं आलिंद से होता है। अब 2 मिनट रुकिए। जो हमारा दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद में जो हमारा होता है अशुद्ध रक्त आता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारा दाएं आलिंद में आता है, जो कि महाधमनी या महाशिराओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, जो शिराएं होती हैं, महाशिराएं हमारी, उसके द्वारा अशुद्ध रक्त हमारी बॉडी से हृदय में आता है। और फिर जो दायां निलय या दायां आलिंद होता है, इसके माध्यम से हमारा शुद्ध रक्त, जिसे हम मतलब शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारा जो होता है, उसे हम दाएं निलय में और दाएं आलिंद में बाएं आलिंद और बाएं निलय में हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। और अशुद्ध रक्त जो हमारा होता है दायां आलिंद एवं दाएं निलय में होता है। हम इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। तो जब हम इसके प्रोसेस को देखते हैं तो देख सकते हैं कि जो शरीर के निचले भाग से महाशिरा लगी होती है, महाशिरा से हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर हमारी बॉडी में प्रवेश करता है इस माध्यम के द्वारा। फिर अंदर देखते हैं, ये इस तरह से प्रवेश करता हो। यहाँ से देखिए एक पेशीय पट हो जिसके द्वारा यह ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से जाने के बाद यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा निकल जाता है, मतलब कहीं कहा जाए तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर यही रक्त फिर जब जाता है तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे शरीर में फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़ों में निकल जाता है। फेफड़ों से फिर जब आता है ऑक्सीजन युक्त होकर तो हमारा यहाँ पर आता है फुफ्फुस शिरा में। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होकर बाएं आलिंद में जाता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। फिर इसके द्वारा महाधमनी से होते हुए हमारा ब्लड पूरी बॉडी में अंग ऊतक टिश्यूज कोशिका हर जगह हमारा ब्लड शुद्ध होकर चला जाता है। फिर वहाँ से महाशिरा के द्वारा वो हमारा अशुद्ध होकर हमारी बॉडी में हृदय में प्रवेश करता है। और जब हमारा हृदय होता है, जब ये चलता है तो जब ये धड़कता है तो इसमें लब डब की आवाज़ निकलती है। लब और डब आराम से निकलता है, जितनी इसकी स्पीड है उस स्पीड से यह लब डब की आवाज़ करता हुआ चलता है। हमेशा पुश होता रहता है और खुलता रहता है। इस क्रिया में यह पंप जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड को यह पंप करता रहता है। ब्लड बार बार इसमें आता है, भरता है और फिर बाहर निकलता है। जो हमारा आलिंद और निलय होता है, तो आलिंद की अपेक्षा हमारे जो निलय होते हैं उनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। यहाँ तक देखा जाए कि बाएं निलय की जो भित्ति होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि उसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। उसे पंप करने के लिए उसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, लेकिन जो हमारे आलिंद होते हैं इनकी भित्तियाँ पतली होती हैं, क्योंकि यह रक्त को शरीर के दूरस्थ भागों में प्रवाहित करता है। बायां आलिंद बाएं निलय में एक वाल्व युक्त छिद्र के द्वारा खुलता है। जो मैंने यहाँ बताया कि एक वाल्व युक्त, जो यहाँ पर देखिए कि छिद्र लगे हुए हैं, इनके द्वारा यह खुलता है। इस छिद्र को एंट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र तथा वाल्व को ये उल्टे रो में प्रवाह को रोकते हैं, मतलब यह वापस ना जाए इसलिए वो उस वाल्व को रोकते हैं। और इस जो छिद्र होता है इसे हम एंट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र कहते हैं। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जो हृदय के निलय और आलिंद के बीच में जो एक पट पाया जाता है उस पट को क्या कहते हैं, तो एंट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र कहते हैं। अर्थात अशुद्ध रक्त जो हमारा था निलय में जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। इसी प्रकार दाएं आलिंद और बाएं निलय में भी होता है। तो दोनों में प्रोसेस ये चलता रहता है। फिर आगे हम देख लेते हैं कि हृदय की जो हमारी क्रिया विधि है, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं कि हृदय की जो हमारी संरचना है इसके बारे में देखिए कि जो हमारा होता है कि यहाँ से हमारी जो हृदय की संरचना है वो कंप्लीट होती है। हम आपसे बताया कि दाएं निलय में हमारा अशुद्ध रक्त होता है और बाएं निलय में हमारा शुद्ध रक्त। बाएं पार्ट में देखा जाए, बाएं पार्ट में शुद्ध रक्त होता है, दाएं पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है। और यह हमेशा चलता रहता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाला है। एक मनुष्य के अंदर हृदय का धड़कना पूरी लाइफ में चलता रहता है, क्योंकि जिस दिन हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा उस दिन इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हम देख लेते हैं कि हृदय का जो हमारा परिसंचरण तो वो कैसा परिसंचरण था। तो पहली बात तो जो हृदय हमारा परिसंचरण जो ब्लड परिसंचरण तो वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन ये कैसा होता है, किस प्रकार होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो जो हमारा हृदय है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। तो परिवहन का एक चक्र पूर्ण करने में यदि, यहाँ पर परिभाषा लिखी, परिवहन का एक चक्र पूर्ण करने में यदि रुधिर को 2 बार हृदय से गुजरना पड़े तो इस परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कि उसी एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसे 2 बार रिपीट होना पड़ता है, 2 बार उसमें घूमना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस क्रिया में एक चक्र
में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है, एक फुफ्फुसीय परिवहन और दूसरा दैहिक परिवहन के द्वारा। तो हम आगे देख लेते हैं कि फुफ्फुसीय परिवहन या दैहिक परिवहन, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अशुद्ध रक्त दाएं निलय से शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में, शुद्ध रक्त फेफड़ों में से बाएं आलिंद में तथा बाएं आलिंद से बाएं निलय में, ऐसे जाता रहता है। मैंने भी अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया कि एक प्रोसेस के थ्रू वो एक दूसरे में जाता रहता है और शुद्ध होकर वो पुनः वापस आता रहता है और फिर उसके बाद वो बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर से वापस होता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये जो क्रिया है, एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। तो किसके माध्यम से गुजरता है? तो एक फुफ्फुसीय परिवहन और दूसरा दैहिक परिवहन। तो आगे हम देख लेते हैं कि फुफ्फुसीय परिवहन, जिससे पहले उसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा फुफ्फुसीय परिवहन, देख लीजिए कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय, जो हमारा यहाँ पर है कि फेफड़ों में हमारा गैसीय विनिमय, यहाँ पर फेफड़े हैं, फेफड़ों यहाँ पर हमारा यही मान लीजिए कि ये हृदय है। ये बॉक्स के टाइम में बना दिया गया आपको समझने के लिए, रेखीय प्रारूप है इसलिए आपको बॉक्स के टाइम में बना दिया कि जब हमारा ब्लड जो जाता है हृदय में हमारा शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद देखिए आप इसे निकल कर जाता है, तो ये जब इस पाइप के थ्रू गया तो ये फेफड़ों में पहुंचा, फेफड़ों से फिर से यह रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर से यह हृदय में आता और हृदय के बाद यह पुनः फिर से जाकर इधर से, ये प्रोसेस इसका निरंतर चलता रहता है। फिर यहाँ देखते हैं वहाँ से आया, फिर यहाँ से निकल कर ये पूरी बॉडी में गया, बॉडी के द्वारा फिर से यह अशुद्ध होकर फिर से यह हृदय में जाएगा। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है क्योंकि दोनों हैं, यहाँ पर फेफड़ों से गैसीय विनिमय, यहाँ से दैहिक परिसंचरण। हृदय में अब 2 बार उसे जाना पड़ता है, शुद्ध अशुद्ध होने के लिए उसे हृदय में 2 बार जाना पड़ता है। तो आगे हम देख लेते हैं फुफ्फुसीय परिवहन एवं दैहिक परिवहन। तो फुफ्फुसीय परिवहन के बारे में देखते हैं जी, जो हमारा अशुद्ध अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का हृदय में शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों तक जाना, शुद्ध रुधिर का वापस आना फुफ्फुसीय परिवहन कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं कि दैनिक परिवहन हमारा क्या है। तो दैहिक परिवहन में है हृदय में पहुंचे अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण के पश्चात संपूर्ण शरीर में प्रवाह दैहिक परिवहन कहलाता है। जो हमारा फुफ्फुसीय परिवहन व दैहिक परिवहन है सम्मिलित रूप से दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि मतलब जो हमारे ब्लड है वो किसके माध्यम से पूरी बॉडी में फैलता है, कौन कौन से उसके अंग होते हैं जिसके द्वारा, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं जिसके द्वारा वो हमारे हमारे शरीर में फैलता है। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाओं के अंदर हमारी 3 प्रकार की जो नलिकाएं पाई जाती हैं, एक हमारी होती है धमनी, दूसरी होती है सिराएं, तीसरी हमारी केशिकाएं। तो इनके माध्यम से ब्लड हमारे शरीर में कैसे जाता है, कैसे ऊतकों तक पहुंचता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धमनी के बारे में। धमनियाँ जो हमारी होती हैं, धमनियाँ वे नलिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं तथा मोटी भित्ति वाली लचीली नलिका है। तो जो हमारी धमनियाँ होती हैं ये मोटी होती हैं क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है इसलिए मोटी होती हैं। या एक तरफ से कि शुद्ध रक्त को जब हृदय पंपित करता है तब यह रक्त वो बहुत मतलब तेज़ी से या बहुत ही तेज़ी से बॉडी की तरफ मूव कराते हैं, इसलिए इसकी धमनियाँ जो होती हैं मोटी होती हैं। हृदय से शुद्ध रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं। मैंने अभी बताया कि हृदय को जो शुद्ध रक्त है हमारा हृदय से पंपित होता है तब धमनियों के माध्यम से पूरी बॉडी में फैलता है। फिर आगे हम देख लेते हैं सिराओं के बारे में। तो सिराएं जो हमारी जो धमनियों की तुलना में जो हमारी सिराओं की भित्ति हैं पतली होती हैं। रक्त को हृदय की ओर ले जाने का कार्य सिराएं करती हैं। पल्मोनरी सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद में देखा जाए तो पल्मोनरी सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वहीं इधर दूसरी तरफ देखा जाए पल्मोनरी धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि धमनियों में शुद्ध बहता है लेकिन जो पल्मोनरी हमारी धमनी उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और यहाँ पर कि पल्मोनरी सिरा में तो हमारी अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन जो पल्मोनरी सिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। आगे देख लेते हैं हम केशिकाओं के बारे में। जब हम केशिकाओं के बारे में देखते हैं तो केशिकाएं जो होती है एकदम पतली, एकदम अत्यंत पतली, जो कि हमारा लास्ट में ब्लड होता है जब ऊतकों तक पहुंचना होता है तब उसे केशिकाओं की आवश्यकता होती है। केशिकाओं के माध्यम से वह ऊतकों या कोशिका तक पहुंचता है। तो केशिकाएं अत्यंत पतली भित्ति वाली सूक्ष्म एवं सक्रिय नलिकाएं होती है। इनकी भित्ति सल की उपकला से बनी होती है जो पदार्थों के विसरण में सहायक होती है। जैसे हमारी पतली, जहाँ पर धमनियों के लिए जगह नहीं होती वहाँ पर केशिकाएं होती है, उसके माध्यम से सभी पोषक पदार्थों या फिर ब्लड या फिर जो भी है उसका विसरण होता रहता है। तो यहाँ से हमारा हृदय का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा हम रक्तदाब के बारे में देख लेंगे कि आखिर रक्तदाब क्या है।
तो रक्तदाब जब हम देखते हैं तो रक्त प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्तियों में लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। जब रक्त प्रवाहित होता है तो उसमें एक दाब, एक प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर को हम रक्तदाब कहते हैं। जो रक्तदाब हमारा होता है 2 प्रकार से होता है, एक प्रकुंचन दाब इसमें लगता है, दूसरा अनुशीतलन दाब लगता है। जो हमारा प्रकुंचन दाब है, तो प्रकुंचन दाब वह होता है कि संकुचन के अंत में धमनियों की भित्तियों पर लगने वाले दाब को हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। जो संकुचन के अंत में होता है, अंत में जब लास्ट में ब्लड प्रवाहित होता है, जो दाब लगता है उसे हम प्रकुंचन दाब। वयस्क मानव में यह लगभग 120 mm HG का होता है। और जो हमारा अनुशीतलन दाब है, यह हृदय के शिथिलन के समय धमनियों की भित्तियों पर लगने वाले दाब को हम अनुशीतलन दाब कहते हैं। वयस्क मानव में यह 80 mm HG होता है। रक्त दाब का एक पॉइंट यहाँ से हमारा रहेगा कि रक्त का जो यह दाब है सामान्य से अधिक अर्थात 160 से 95 होने की स्थिति में उच्च रक्तदाब कहलाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब हमारा बीपी बढ़ता है, जब हमारा ब्लड फ्लो होता है वो 120 से 80 होता है। जब हाइपर होता है, इससे ऊपर होता है, उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन जब 80 होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। 80 से नीचे जब चला जाता है तो सामान्यतः वो बोलते हैं कि बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। और जब 120 होता है तो उसे बोलते हैं कि हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है हृदय के बारे में। और हृदय के बारे में कंप्लीट होता है। पिछली वीडियो में मैंने रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त के बारे में मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मेरा थोड़ा सा रह गया है कि लिम्फ क्या है या लसिका तंत्र क्या है, लिम्फ के कार्य क्या हैं। और इसके बाद हम देख लेंगे कि रक्त और लिम्फ में अंतर क्या होता है। फिर उसी टॉपिक में हम देखेंगे कि पादपों में परिवहन, क्योंकि हमने मानव में परिवहन पढ़ लिया है कि वाहन कैसे होता है, पोषक तत्वों, खनिज पदार्थों, हम ऊर्जा, एनर्जी, इनका ट्रांसफर हमारे शरीर में कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हमने कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में पादपों में परिवहन के बारे में, और फिर जो हमारे इसके थोड़े बहुत टॉपिक छोटे छोटे से रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें फीडबैक मिलता है तो अगली वीडियो हम आपके लिए और जल्दी से बनाते हैं। और थोड़ा मन लगता है जब आप लोग हमें फीडबैक देते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप लोग वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट में हमें बताएंगे। और अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।